गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रसायनशाला में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में और अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रोपिक कॉम्प्लेक्स। जियोट्रोपिक कॉम्प्लेक्स। देखो नाम से दिख रहा है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब देखो, क्वाथी का मतलब क्या होता है? उबालते हैं जिसको हम बोलते हैं, उस बात उससे रिलेटेड कुछ स्थिर यानी कांस्टेंट। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? आगे देखो मिश्रण भी लिखा हुआ है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी मिश्रण में यानी दो या दो से अधिक अवयव होंगे, ठीक है। यानी किसे कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर उबलता है। स्थिर क्वाथी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उबलेगा वो, ठीक है। क्या होगा? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्या होगा? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर उबलते हैं, ठीक है बेटा। क्या होगा? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर उबलते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो निम्नतम क्वथनांक की, एक उच्चतम क्वथनांक की। अब निम्नतम क्वथनांक मतलब जब आपने जो मिश्रण बनाया है उसका क्वथनांक कम होगा। निम्नतम क्वथनांक कम होगा, किससे कम होगा? मिलाए गए अवयवों से कम होगा, यानी मिलाए गए अवयवों के क्वथनांक से कम होगा। तो निम्नतम क्वथनांक की है, मतलब क्या हो गया? उच्चतम वाष्पदाबी है। उच्चतम वाष्पदाबी इसका मतलब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। एक होता है उच्चतम क्वथनांक की, यानी जो मिश्रण बन गया हमारे पास अवयव मिलाने के बाद, तो उसका जो क्वथनांक होगा मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होगा। क्वथनांक अधिक तो वाष्पदाब कम, यानी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले कॉम्प्लेक्स आएंगे। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, निम्नतम क्वथनांकी या फिर उच्चतम वाष्पदाबी। निम्नतम क्वथनांक या उच्चतम वाष्पदाबी कौन सा मिश्रण होगा? ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होगा, निम्नतम क्वथनांकी, ठीक है। क्या होगा भाई? ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। समझ गए बात को? क्या कहलाता है? निम्नतम क्वथनांक की मिश्रण कहलाता है। इसको उच्चतम वाष्पदाबी, क्योंकि क्वथनांक कम है तो आसानी से वाष्प में चला जाएगा, वाष्पदाब का मान क्या होगा? ज्यादा, इसलिए उच्चतम वाष्पदाबी माना जाएगा, ठीक है।
ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, हो गया ना। यह क्या होंगे, यह राउल्ट या राउले या राउल जो भी बनेगी, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, धनात्मक विचलन दर्शाने वालों का एग्जाम्पल, जल प्लस एथेनॉल H2O प्लस C2H5OH। अगला एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये था। एग्जाम्पल नंबर 2 C2H5OH प्लस CHCl3, दोनों क्या इसके मिश्रण हो गए, एक तो जल प्लस एथेनॉल, एक एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। नंबर 2 क्या है इसका, उच्चतम क्वथनांकी या फिर निम्नतम वाष्पदाबी। समझ गए बात को, कौन सा मिश्रण होगा, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वथनांक ज्यादा तो वाष्पदाब का मान कम, वाष्पदाब का मान कम तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले होंगे। क्या होगा बेटा, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक मिलाए गए किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक है, यह राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, राउल्ट के नियम से कौन से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं, तो क्या होगा भाई, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। समझ गए बात को, तो स्थिरक्वाथी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर उबलता है। स्थिरक्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होंगे, निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम क्वथनांकी। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म व आणविक द्रव्यमान, ये आणविक द्रव्यमान की गणना
देखो आपको दिख रहा होगा अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक यानी विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति व संगठन पर नहीं। समझ गए बात को? क्या होगा भाई? विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति व संगठन पर नहीं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या फिर आप लिख सकते हो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 कवथनांक में उन्नयन, या ओनली कवथनांक उन्नयन लिख सकते हो, कवथनांक उन्नयन। नंबर 3 हिमांक अवनमन, या हिमांक में अवनमन लिख सकते हो, हिमांक में अवनमन। नंबर 4 परासरण दाब। 4 है बेटा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, इनमें से हम आज केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सबको आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो आप भी समझो, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया लागे, फिर भी देखो राउल्ट के नियम में बता दिया मैंने आपको, फिर भी यहाँ देखो हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है। अब वो शुद्ध विलायक में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। हमने पढ़ाया था ना ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, वहां पढ़ा था ना अपन ने कि अगर विलय पदार्थ क्या हो? अवाष्पशील हो, तो वाष्प दाब क्या होगा? उसका होगा ही नहीं होगा ना। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है अपन को? एक शुद्ध विलायक लेना है, ठीक है, अब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाना है। जब आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ उसमें मिलाया तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा। इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलने से? वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब में जो कमी आई है। देखो शुद्ध विलायक को उबालो आप तो पूरी वाष्प बनेगी, विलायक तो वाष्पशील है, वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प दाब होगा। लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया? अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया, तो जो विलयन बना है हमारा, पहले तो क्या था? शुद्ध विलायक था, अब हमने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला, क्या बना लिया? विलयन बना लिया। विलयन बनने पर जो हमारे पास विलयन बना है उसका जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक से कम होगा। वाष्प दाब में कमी हो गई, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। ऐसा क्यों होता है? जब आप अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाओगे तो होगा क्या? वो अवाष्पशील विलय पदार्थ वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका द्रव है या विलयन उसके सतह तक तो आ सकता है ना। तो जैसे आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया और आपने मिलाया तो वो क्या होगा? ताप तो ग्रहण करेगा, वाष्प में बदल नहीं सकता, लेकिन उसकी सतह पर तो आ सकता है ना। यानी जिस सतह से वाष्पन हो रहा है उस सतह को वो घेर लेगा, तो फिर जो कण वाष्पशील है उनके लिए स्थान कम अवेलेबल होगा, तो वाष्प में नहीं बदल पाएंगे या कम बदल पाएंगे। देखो जैसे ये हमारे पास एक विलायक है, अब आप इसको गर्म करो तो आसानी से बस पूरा वाष्पशील है, वाष्प में बदलता जाएगा आसानी से, और जितना वाष्प में बदलेगा वाष्प दाब को मान के होगा उतना ही ज़्यादा। ठीक है, पात्र पे के बेटा ध्यान रखना।
अब आपने इसमें अवाष्पशील मिला दिया विलय, अवाष्पशील विलय मिला दिया। अब मिलाने के बाद वो साहब मान लो अवाष्पशील विलय आ गया, ये हमने मिलाया अवाष्पशील विलय को, इसमें रेड कलर वाला अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया, तो जैसे अंदर जाएगा इसके, तो मान लो इसके अंदर चला गया। अब आप गर्म करोगे तो ये वाष्प में बदल नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा, ये सतह पर तो आ जाएगा ना, इस सतह को तो घेर लेगा वो, जबकि ये सतह पर पहले कौन थे, वाष्पशील कण थे, वाष्प में बदल रहे थे। अब ये क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे अवाष्पशील कण, तो वाष्पशील कणों के लिए क्या होगी, जगह कम हो जाएगी, तो ये वाष्पशील कण वाष्प में नहीं बदल पाएंगे, कम बदल पाएंगे, तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वाष्प दाब का मान कम हो गया, तो वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है देखें क्या बोलेंगे हम, जब शुद्ध विलायक, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। ठीक है, ये देखो आगे, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अभी लिख सकते हो माना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 व विलयन का वाष्प दाब P हो तो वाष्प दाब अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब अवनमन किसे बोलेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, PA0 माइनस P, शुद्ध विलायक का ज्यादा था, विलयन का कम था, ये हो गया। ठीक है ना, ये वाष्प दाब अवनमन, तथा ये वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। समझ गए बात को, क्या होगा मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, ये अतः आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होगा भाई, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन PA0 माइनस P अपॉन PA0, ये क्या हो गया, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो गया आपके पास। समझ गए बात को। ठीक है, अब चलो इसको तो हम बात करते हैं, आगे चालू करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं इसको यहाँ से यहाँ तक, आगे खत्म नहीं हुआ अभी बेटा। ठीक है बेटा, अब तो ये तो अपन ने देख लिया आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, बट आप देखो राउल्ट क्या बोल रहा था,
राउल्ट ने क्या बोला था कि किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो विलय की मोल अंश के समानुपाती होगा। क्यों कहा था उसने ऐसा? क्योंकि जो विलेय पदार्थ तो अवाष्पशील है, उसकी तो कोई वाष्प बनेगी ही नहीं, तो वाष्प दाब में उसका कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखने वाले हैं, परंतु ये राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी क्या बोल रहा था ये, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। XA क्या है हमारे पास? विलायक की मोल अंश है। ये P क्या है? कुल दाब है। ठीक है बेटा, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? PA नॉट XA। ये मैं राउल्ट के नियम में पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर दोबारा देख लेना। ठीक है, अब हमें पता है बट ये XA बराबर क्या होता है? 1 माइनस XB। ये रिलेशन भी मैं पहले बता चुका हूँ राउल्ट के नियम वाले उसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ इसकी XA की, ये P इज इक्वल टू PA नोट 1 माइनस XB। खोलो इसको, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA नोट माइनस PA नोट XB निकाला मैं यहाँ पर, XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट। इस रिलेशन को बेटा हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम हमने कैसे परिभाषित किया था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन में जो क्या होगा? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होगा वो विलेय की मोल अंश के समानुपाती या उसके बराबर होगा। यानी क्या होगा ये? अतः अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्या होगा भाई? अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समान होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न या मोल अंश के समान होता है। हो गया भाई? अब देखिए, यदि विलेय के स्मॉल n मोल व विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हो तो, यानी हमने क्या माना, जो विलेय था उसके मोलों की संख्या स्मॉल n और जो विलायक था उसकी क्या मान ली? कैपिटल N हो, तो ये विलेय की मोल भिन्न या मोल अंश XB बराबर क्या हो जाएगी भाई? देखो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो, क्या हो जाएगी भाई? ये विलेय के मोल अपॉन कुल मोल या विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल
ठीक है, यानी एक्स बी बराबर क्या हो गया हमारे पास n अपॉन n प्लस कैपिटल N हो गया बेटा, ये हो गया ना हमारे पास। ठीक है, तो इधर वाले को मिटा देता हूँ, अभी रुक जाओ, इसको क्या करो, चाहो तो इसके अंदर रख सकते हो, इसको क्या करो इसके अंदर रख सकते हो, नहीं रखेंगे लेकिन अभी हम हमारे को कुछ और करना है वो देखो। अभी इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स बी बराबर ये हो गया ना, तो ये परंतु अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयन के लिए, अब अति तनु विलयन किसे कहते हैं, विलय बहुत कम मात्रा में होता है, विलय बहुत कम मात्रा में होता है, उसकी मात्रा को क्या मान सकते हैं, नगण्य, यानी विलय के मोलों की संख्या को नगण्य मान सकते हो। तो क्या होगा, स्मॉल n इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल N, यानी इसका मान इससे बहुत कम है। जब इसका मान बहुत कम है तो दोनों क्या मान लेते हैं, ये स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल N। जब विलय की मात्रा बहुत कम है, उसके मोलंश बहुत कम है, तो पूरा विलयन किसका मान लेते हैं, विलय का मान लेते हैं, यानी लगभग लगभग क्या उसके अंदर पूरा क्या उपस्थित है, विलय के विलय बहुत कम मात्रा में हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, देन एक्स बी बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। एक्स बी की वैल्यू किसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ये एक्स बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर रखें भाई, क्या हो जाएगा ये, पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये लो साहब, ये क्या है, अति तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। क्या है ये, राउल्ट का नियम का रूप है। यही अति तनु विलयनों, अति तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। ये राउल्ट के नियम का रूप है, तुम लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे आगे, अगला टॉपिक इसी से के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलय के अणुभार में संबंध। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलय के अणुभार में संबंध। क्या पढ़ेंगे बेटा, ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन व विलय के अणुभार में संबंध। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि वी नो डेट, वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग, ये पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है भाई, या फिर लिख सकते हो अति तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ चीजें। ये माना कि एम बी, विलय की बात कर रहे हैं, एम बी अणुभार, अब हमें यही ज्ञात करना है, एम बी अणुभार युक्त विलय पदार्थ, विलय पदार्थ की डब्ल्यू बी ग्राम मात्रा, यानी हमने क्या माना हमारे पास, कि विलय पदार्थ है, उसका अणुभार कितना है, एम बी है, और उसकी कितनी ग्राम मात्रा, डब्ल्यू बी ग्राम मात्रा, डब्ल्यू बी ग्राम मात्रा, एम ए अणुभार युक्त, एम ए अणुभार युक्त विलायक के डब्ल्यू ए ग्राम में उपस्थित है। तो ठीक है भाई, क्या करा हम लोगों ने,
हमने माना है विलय का जो है अणुभार Mb है, उसकी मात्रा कितनी है Wb है। उसके बाद हमने क्या माना है विलायक उसका अणुभार M है और उसकी मात्रा कितनी W है उपस्थित है। तो ये विलय के मोल, देखो इस सूत्र में हमें ये विलय के मोल, ये है विलायक के मोल। विलय और विलायक के मोलों का मान रखना है ना, रखना है नहीं रखना, रखना है ना। तो इसीलिए हम क्या करें इसको निकालेंगे हैं। तो ये विलय के मोल, विलय के मोल। अब देखो मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम बटा अणुभार से निकालते हैं। तो विलय के मोल बराबर क्या हो, विलय के मोल यानी हमारे पास क्या है स्मॉल n, विलय के मोल ग्राम बटा अणुभार। ग्राम देखो इसका कहाँ है Wb ग्राम, ये ग्राम बटा अणुभार, इसका अणुभार कितना है Mb, ठीक है बेटा। इसके बाद विलायक के मोल, इसी प्रकार विलायक के मोल, विलायक के मोल यानी कैपिटल N, वही ग्राम बटा अणुभार यानी क्या आ जाएगा Wa बटा Ma। अब इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। चलो हमने उसको नंबर 1 ले रखा था तो ठीक है ना, हमने किसी को नंबर 1 लिया था ना, उसमें क्या करते हैं इसको नंबर 2 ले लेते हैं और उसमें मान रख देते हैं। ये स्मॉल n व कैपिटल N की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, आप चाहो तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, हमने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि, लेकिन उसी से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैं कंटिन्यूसली इक्वेशन चला रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देखो PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू, देखो रखते हैं वैल्यू WB अपॉन MB, ये इनटू हमारे पास क्या आएगा स्मॉल कैपिटल N की वैल्यू रखनी है, कैपिटल N का है नीचे यानी WA अपॉन क्या हो गया ये MA, देखो सही है ना, पहले WB फिर नीचे ये और उसके नीचे ये रखना है। तो हमें इसको क्या करना है उल्टा करके लिखना पड़ेगा, यानी M ऊपर आएगा और WA नीचे आएगा। हमें क्या याद करना है, ये याद करना है हमें, ठीक है। हमें यहाँ से निकालना है MB, विलय का अणुभार याद करना है, विलय के अणुभार में संबंध MB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा WB इंटू MA अपॉन WA। भैया तो ऐसा ऐसा आ गया ना, ये बाहर निकाल लिया, इसको क्या करना है बस कुछ नहीं करना, उल्टा करके लिख देते हैं PA नोट माइनस P, यही है भैया तो है आपेक्षिक वाष्प दाब उन्नमन और ये विलय का अणुभार, ये इसमें क्या है संबंध है, ठीक है। आपेक्षिक वाष्प दाब उन्नमन विलय का अणुभार में ये संबंध है, ठीक है बेटा। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिखेंगे एक, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। किसी ताप पर शुद्ध लेंगे, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। कितना है शुद्ध है, यानी ये क्या है हमारे पास PA नोट है, ठीक है। यदि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाए तो वाष्प दाब का मान 0.845 बार हो जाता है। हो गया ना भाई, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया तो वाष्प दाब का मान क्या हो गया कम हो गया, वाष्प दाब उन्नमन होता है ना, हो जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। क्या दे रखा हमें बेंजीन दे रखा है, उसका हमें दे रखा है शुद्ध अवस्था में कितना दाब होगा वाष्प दाब 0.850 है। इसमें क्या करना है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाना है, कितने में 39 ग्राम में, ठीक है। तो वाष्प दाब मान घट जाएगा, विलय पदार्थ का अणुभार कितना। फिर वापस से भाई सॉल्यूशन लिखना है हमें। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है MB इज इक्वल टू क्या होता है भाई WB इंटू MA अपॉन WA इंटू PA नोट माइनस
पी ए नोट माइनस पी, ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है। अब देखो सबसे पहले तो एम बी तो हमें फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू बी ये गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, पहले देखो डब्ल्यू बी बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा 0.5 ग्राम, ठीक। आगे आ जाओ, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम ए क्या है हमारे पास, मोलर द्रव्यमान किसका, एम ए किसका मोलर द्रव्यमान है, एम ए बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 78 ग्राम प्रति मोल, होगा ना 6686 हो गया ना, नहीं हुआ, 12 चंग 72 और 6 78, एम ए हो गया। उसके बाद डब्ल्यू ए बेंजीन की मात्रा कितनी है 39 ग्राम, ठीक भाई। उसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है पी ए नोट, ये पी ए नोट इज इक्वल टू 0.850 ये बार। उसके बाद हमें दे रखा पी विलेन का क्या हो जाएगा भाई 0.845 बार हो जाएगा, ये लो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखना चालू करते हैं, तो ये एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.5, एम ए की वैल्यू 78, 0.5 ग्राम है भाई, तो ग्राम रख देते हैं, और ये 78 ग्राम प्रति मोल हो गया अपॉन डब्ल्यू ए कितना है 39 ग्राम, चलो ठीक है। अब हमारे पास क्या है पी ए नोट क्या है 0.850 बार अपॉन, फिर हमारे पास क्या आ गया 0.850 माइनस 0.845, ये होगा ना भाई, होगा नहीं होगा, ठीक है ना, यही वैल्यू है हमारे पास, समझ गए ना। बार में है ये भी, तो बार से बार कट जाएगा, इनमें घटाओगे, ये अपन इसको लिख देते हैं बार माइनस 0.845 बार। चलो सबसे पहले ग्राम से ग्राम काट देते हैं, ठीक है, बार से बार कट जाएगा, माइनस कर देते, नहीं तो मेरे को काटने में प्रॉब्लम आएगी। 0.5 इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कितना हो गया 0.5 इंटू 2, क्या बचा हुआ है मात्रक हमारे पास ग्राम प्रति मोल, और ये कितना हो गया 0.850 बार अपॉन, नीचे क्या बचेगा ये देखो, इसको घटाओ, एक पॉइंट तो पहले ही है हमारे पास, यानी क्या हो जाएगा 0.005 बार, ये हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो बार से बार भी काट दो, यानी क्या बचा हमारे पास ग्राम प्रति मोल, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1, एम बी इज इक्वल टू 1, और हमारा मात्रक क्या बच रहा है ग्राम प्रति मोल इंटू, ये देखो 0.850, नहीं इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई, अब देखो 1 2 3 इधर है, इसके भी 1 2 3 इधर है, तो इसको पूर्णांक में चेंज कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 850/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 850/5, ठीक है। काटो इसको, कितनी बार कटेगा, ये 1 पंजे 5, 3 बचे 7 पंजे 35, 0, इसको इससे गुणा करोगे यानी कितना हो जाएगा, ये एम बी बराबर 170 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने स्थिरक्वाती मिश्रण के बारे में, और एक पढ़ा अणुसंख्या गुणधर्म में से आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के बारे में, ठीक है बेटा। बाकी अणुसंख्या गुणधर्म अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।